नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। जी हाँ दोस्तों, आज से आपका सी-टेट का जो कोर्स था वो स्टार्ट होने वाला है और अभी मैं बात करने वाली हूँ सी-टेट एग्ज़ाम्स के बारे में सारी डिटेल्स। देखिए, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमें उस एग्ज़ाम के बारे में सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हो, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकें, हमारा माइंडसेट एक तरफ हो सके, माइंड में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन 100% हम उसमें दे सकें प्रिपरेशन में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात के बारे में पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एग्ज़ाम कितने टाइमिंग का होगा, किस टाइम आपका स्टार्ट होगा, ऑनलाइन मोड पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या बेनिफिट रहेगा, आपका एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की फ़ीस कितनी है, ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट है वो फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट होकर सेकंड ईयर में आए हैं वो फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे करें। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो काफ़ी कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में भी आई हुई हैं और मैसेज में भी आई हुई हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको दे सकूं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके 99% जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर कोई डाउट आपका बचता है जो मैंने यहाँ पर वीडियो में शेयर ना किया हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि अगर उसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे पाऊँ तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। आपको स्क्रीन पर पीडीएफ जो है उस पर लेकर चलते हैं और उसके थ्रू आपको एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ पूरे प्रूफ के साथ कि क्या क्या चेंजेस आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा सारी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, वो भी ऑफिशियली नोटिस के थ्रू। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेन डेट्स की कि कौन कौन सी ऐसी तारीख है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर बताया हुआ है कि 20 सितंबर 2021 से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है सी-टेट की वो स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 19 अक्टूबर अप टू यानी कि आप मान सकते हैं कि 19 अक्टूबर को रात के 12 बजे तक आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेट लग जाएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम सबमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ई फीस थ्रू चालान वगैरह के या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फीस सबमिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, वेरिफिकेशन फाइनली अगर आप कोई पेमेंट की वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो वो आपके 21 अक्टूबर तक आपका चलेगा। तो ये आपकी मेन चीज़ें हैं, इनको आपको देख सकते हैं। इसके बाद मेन आता है बात एडमिट कार्ड का, यानी कि रोल नंबर आपको कब मिलेगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। अब उस एडमिट कार्ड में आपको ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम एग्जैक्टली किस डेट को है, क्योंकि जो पूरा एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा और 13 जनवरी तक आपके अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे। किसी मेंबर का कभी होगा, किसी मेंबर का कब होगा। तो आपका कौन सी डेट को एग्ज़ाम है और कहाँ पर है, आपका सेंटर कहाँ है, ये आपको आपके एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है, मतलब ये डेट बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है। चलिए अब अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट, तो वो मैंने अभी आपको बता ही दी है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो है आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। उसमें से किसी भी डेट को, किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, रिज़ल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो आपका 15 फरवरी को होगा। ठीक है, 15 फरवरी को आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। ये डेट भी आपकी टेंटेटिवली है, यानी कि अभी आइडिया से दी हुई है, थोड़ा बहुत 5-10 दिन हफ्ता भर आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट डेट ये नहीं है। लेकिन हाँ, लगभग 15 फरवरी के आसपास आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा।
अब मेन बात आती है टाइम शेड्यूल की। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, मान लीजिए जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम की डेट दोनों चीज़ें मेंशन होगी। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है उसकी एंट्री आपकी 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके 2 पेपर हैं, एक पेपर है आपका 9:30 से 9:30 बजे से 12 बजे तक का, और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक का, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 के लिए फिल किया है तब आपका एग्ज़ाम 9:30 से 12 का होगा, और अगर आपने पेपर 2 का किया हुआ है तब आपका 2:30 से 5:30 2:30 से आपका 5 बजे तक का होगा। अगर आपने दोनों पेपर 1 पेपर 2 फिल किए हुए हैं तब आपके दोनों ही शिफ्ट के जो पेपर हैं दोनों होंगे। दोनों शिफ्ट एक ही सेंटर पर आपके होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पेपर आपका किसी दूसरे सेंटर पर हो रहा है तो दूसरा पेपर दूसरे सेंटर पर, ऐसा नहीं होता है। एक ही सेंटर पर आपके दोनों पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका 9:30 बजे सुबह पेपर स्टार्ट होगा उसके लिए एंट्री आपकी 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी। 7:30 पर आपके सेंटर का गेट खुल जाएगा, आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और जैसे ही आपका गेट ओपन होता है एंट्री का, आप तुरंत जाकर अपनी सीट को सर्च करके जहाँ पर भी आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट ले सकते हैं, ठीक है। 9 AM पर आपके एडमिट कार्ड वगैरह की चेकिंग होगी 9:15 तक, यानी कि 15 मिनट लगभग आपके एडमिट कार्ड को चेक करने में वो लगाएंगे। उसके बाद 9:15 पर आपका जो कंप्यूटर है उसको एक बार चेक करेंगे कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 9:30 तक आपकी लास्ट एंट्री है। अगर आप 9:30 तक सेंटर पर पहुंच जाते हैं तब आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आप 9:30 के बाद लेट हो जाते हैं तब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 7:30 से 9:30 बजे तक का आपके पास टाइम है, आप एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे आपका जो पेपर है वो फिनिश हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे शिफ्ट की, यानी कि पेपर 2 की। पेपर 2 आपका होता है 2:30 PM से स्टार्ट होगा, लेकिन इसकी जो एंट्री है वो 12:30 पर इसकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 2 PM पर आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, 2:15 पर आपका कंप्यूटर चेक होगा और 2:30 पर आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका 5 PM तक आपका पेपर जो है फिनिश हो जाएगा। तो ये पूरे डे का शेड्यूल रहेगा जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये पूरी की पूरी जो PDF है ऑफिशियली वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की हुई है और अपनी एप्लीकेशन स्पर्श क्लासेस की और वेबसाइट दोनों जगह अवेलेबल है। आप जहाँ से कंफर्टेबल हो वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है मेन बात ये आता है आपका टाइमिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने अभी ऊपर बताई है आपको कि आपका 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जिनका होगा वो 9:30 से 12 PM तक आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, और जो सेकंड पेपर है वो आपका 2:30 से 5 PM तक होगा। तो दोनों पेपर आपके जो हैं 2.5 आवर के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मिनट्स आपको मिलेगी, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब बात आती है मेन, वो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें मेनली कुछ भी बातें डिटेल में नहीं कही गई है, समराइज़ करके कही गई है। यहाँ पर आपकी बातें समराइज़ करके कही गई है, लेकिन इसका मतलब जो होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर आप अगर BEd, DLEd, DEd, BLEd कोई भी डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, आप कर चुके हैं तो फिर तो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका CTET वैलिड भी रहेगा 100%, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर अभी आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ और आप जो भी डिग्री का कोर्स या डिप्लोमा ले रहे हैं उसके फाइनल ईयर में है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग है तब आप जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म में अगर आप पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाता है, तो ये जो CTET है ये आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप फाइनल ईयर में, मान लीजिए आपका 2 ईयर का कोर्स है डिग्री कोर्स, उसके सेकेंड ईयर में है, आपका 1 ईयर का कोई डिप्लोमा है उसके आप 2 ईयर का कोई डिप्लोमा है उसके आप सेकेंड ईयर में है, आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं तो उसके आप लास्ट 4th ईयर में हैं, तब आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं।
कोई भी डिग्री आप ले रहे हो, कोई भी डिप्लोमा आप ले रहे हो बीएड से टीचिंग से रिलेटेड, उसकी अगर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है बीएड वाले स्टूडेंट्स की, जो कि सेकंड ईयर में अभी आए हैं, फर्स्ट ईयर में वो प्रमोट हुए हैं और अभी तक उनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो सेकंड ईयर में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सीटेट ने इस चीज़ को लेकर कोई भी पॉइंट नहीं दिया। मैंने पूरा नोटिफिकेशन छान दिया ऊपर से नीचे तक, लेकिन कोरोना की वजह से जो प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है उनका क्या होगा, वो सेकेंड ईयर में माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सीटेट ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन जितनी बातें सीटेट ने इसमें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक ये तो क्लियर है कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपका पास होना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें बनती हैं। सबसे पहले ये कि फर्स्ट ईयर के आपने पेपर दे लिए हैं, सॉरी पेपर तो आपके हुए नहीं, प्रमोट हो गए हो, तो प्रमोटेड का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखिए जहाँ तक बात है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो आपका रिज़ल्ट जो है जल्द ही आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और अभी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, लास्ट डेट आपकी जो है अक्टूबर में है, अक्टूबर तक 19 अक्टूबर है आपकी लास्ट डेट, तो तब तक आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। लगभग 15 अक्टूबर तक आप वेट कीजिए, आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो बेस्ट है, बिना किसी टेंशन के आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस रिज़ल्ट नहीं आता है तब थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि सीटेट उस को वैलिड मानेगा या नहीं मानेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्योंकि इसका आंसर किसी को नहीं पता, अगर आप ये सोचे इसके लिए टेंशन ले या सोचे कि कहीं और आपको कुछ पता चल जाए, इसका आंसर किसी को नहीं पता, क्योंकि सीटेट ने खुद भी इसका कोई भी क्लियरेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। रिज़ल्ट के आप वेट कर सकते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है बेस्ट है, लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तब ये वैलिड होगा या नहीं होगा, तब इसके बारे में एक जो है डाउट हमेशा बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये आती है कि अब क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। डाउट किस चीज़ में है, डाउट सिर्फ ये है कि आपका जो रिज़ल्ट रहेगा वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपका 1% हम ये मान लेते हैं कि चलिए रिज़ल्ट नहीं आता है और आपका वैलिड नहीं होगा, तब क्या आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको सीटेट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप सीटेट ज़रूर दें, बिना किसी टेंशन के दें, ठीक है, बहुत ही आराम से दें, ज़रूर दें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस आपकी है के लिए। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, ऑफलाइन में भी मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते थे, फर्स्ट ईयर में ही एग्ज़ाम देते थे ताकि उनको कुछ एक्सपीरियंस मिल सके, उनको वो पता चल सके बातें, ताकि वो नेक्स्ट जब मेन एग्ज़ाम अपना दे रहे हो जो कि उनका वैलिड होने वाला है उसमें वो कुछ मिस्टेक ना करें। और अब की बार तो आपका ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर पर हो रहा है, हो सकता है कि आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन ना दिया हो, ऑफलाइन ही आपके सारे एग्ज़ाम रही हों। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जाने में या अनजाने में। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं, सीटेट देंगे, तब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके से होता है उसका पूरा पैटर्न जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जब आप नेक्स्ट टाइम फिल करेंगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म तो आपको फिल करना ही करना है 100%, उसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बस डाउट क्लियरेंस का है कि आपका वैलिड होगा कि नहीं होगा। अगर रिज़ल्ट आ जाता है 19 अक्टूबर से पहले तब तो आपका वैलिड होगा, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैलिड नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, आपको आपका अपना जो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। वो वाली एक कहावत याद आती है कि अगर युद्ध में मेरी हार हो या जीत हो, दोनों ही तरफ फ़ायदा है। जीत हो गई तो मज़े हैं मज़े हैं, अगर हार हो गई तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर रिज़ल्ट आ गया तो आपका वैलिड ही वैलिड, और अगर रिज़ल्ट नहीं आया तब आपको वैलिड नहीं, तो क्या हो गया, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ आपने का खोएगा नहीं, आपका कुछ जाएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप इन एक्सपीरियंसेस से सीखकर आप और बेहतर मार्क्स के साथ अपना सीटेट जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो ये आपके माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए कि आपका वैलिड होगा नहीं होगा, भरे ना भरे क्या कर, आप भर के छोड़ दीजिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर 1 होता है
वो आपका क्लास 1 to 5th होता है, सब जानते हैं। पेपर 2 होता है 6 to 12th के लिए, ठीक है, सॉरी 6 to 8th क्लास तक के लिए। तो यहाँ पर जो बीएड के स्टूडेंट है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों फिल कर सकते हैं, और अगर कोई डीएलएड डीएड से हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का यानी कि पेपर 1 फिल करेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है सिलेबस की, यानी कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पेपर 1 में, यहाँ पर बात हो रही है पेपर 1 की, तो उसमें आपके 5 सेक्शन आएंगे, 5 सेक्शन आपके आते हैं। सबसे पहला होता है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी में अगर आप बात करें तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 ही मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आता है 30 मार्क्स के, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। एक आपका आता है मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, और आपका आता है EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी, ये भी आपका 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका टोटल पेपर 150 मार्क्स का होता है, और 150 ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथ्स एनवायरमेंट है, इनमें आपका 15-15 नंबर के, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हर एक सेक्शन से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हर एक सेक्शन में 30 में से 15 मार्क्स पेडागोजी के होंगे, और 15 मार्क्स उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसके होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हिंदी आप ले रहे हैं, लैंग्वेज 1 सिलेक्ट कर लीजिए हिंदी, तो हिंदी का 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है आपका ये सेक्शन। तो उस 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स के तो आपका ग्रामर, वोकेबलरी, आपका जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, आपके प्रायवाची, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और बाकी के 15 मार्क्स का यानी कि 15 नंबर का आपका हिंदी पेडागोजी आएगा। सेम चीज़ इंग्लिश में 15 नंबर का आपका सारा ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, आपका कंप्रेहेंसिव आएगा, कंप्रेंशन आएगा, ठीक है, पैराग्राफ आएगा, और आपका बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, और जो बाकी के 15 नंबर बचते हैं उसमें आपका इंग्लिश पेडागोजी आएगा। सिमिलरली हर एक सेक्शन में 15-15 नंबर का पेडागोजी और 15-15 नंबर का आपका कंटेंट आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और सेम चीज़ आपका पेपर 2 में रहेगी। पेपर 2 यहाँ पर ये रहा आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 2 में भी आपके 5 सेक्शन हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हैं। चेंज क्या है? एक तो आपका हो जाता है CDP, सभी के लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सभी के लिए कंपलसरी है। अब इसके बाद 4th और 5th में से आपको कोई एक सेक्शन सिलेक्ट करना होगा, कोई एक ही सेक्शन आपको देना है। या तो आप मैथ्स और साइंस देंगे, या आप सोशल स्टडी देंगे। अगर आपने BSc की हुई है, अगर आप मैथ्स और साइंस स्ट्रीम से हैं, तब तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैथ्स और साइंस, ठीक है। 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की साइंस। अगर आप आर्ट्स साइड से हैं, अगर आप कॉमर्स साइड से हैं, ठीक है, तब आपको सोशल स्टडी लेनी होगी, जिसमें आपका 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडी आएगा, जिसमें से 30 मार्क्स सोशल स्टडी का कंटेंट और 30 मार्क्स सोशल स्टडी से रिलेटेड पेडागोजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनकर आता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे सिलेक्ट करें। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि हम लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट करें या इंग्लिश सिलेक्ट करें? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्लियर कि आपकी जो खुद की लैंग्वेज है, बेसिक जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको हमेशा लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करें, ठीक है। लैंग्वेज 1 में हमेशा वो लैंग्वेज सिलेक्ट करें जो कि आपकी आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी हिंदी कॉमन है, हिंदी में आप बात करते हैं, तब आप हिंदी को लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करें और इंग्लिश को लैंग्वेज 2, या बाकी की अदर लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है, आप इंग्लिश बहुत अच्छे से समझते हैं, तब आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सिलेक्ट करें, और जो भी कोई दूसरी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे वो आप लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट करें। इन शॉर्ट, आपकी जो मातृभाषा है, जो नेटिव लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करें, और जो आपकी अदर लैंग्वेज है उसको आप लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लैंग्वेज 1 के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डिफ़िकल्ट आते हैं, क्योंकि वो आपकी आम भाषा है, उसके बेस्ड पर आपके क्वेश्चन आते हैं। और लैंग्वेज 2 CTET को पता है कि ये आपकी खुद की भाषा नहीं है, ये आपकी अदर लैंग्वेज है, तो उसका जो कंटेंट होता है थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज 1 में आप कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और हिंदी आपका बैकग्राउंड है, और अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इंग्लिश
लैंग्वेज वर्ड 1 के अकॉर्डिंग हार्ड आएगी, उसको टैकल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वहीं पर ही आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भाषा आपकी बहुत अच्छी है उसको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करें और दूसरी आप लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। सिमिलरली पेपर 1 सेम, पेपर 2 दोनों में आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं वैलिडिटी पीरियड की, तो जो वैलिडिटी है आपकी वो पूरी लाइफ टाइम हो गई है। अब सीटेट दोबारा देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, एक बार वैलिड हो गया, पूरी लाइफ टाइम के लिए हो गया है। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तब आपका पेपर 1 या 2, जब आप कोई एक पेपर फिल कर रहे हैं तो पेपर 1 या 2, तब आपका 1000 रुपीज़ जो है फीस है। अगर आप दोनों पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों पेपर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब आपको 1200 आपको फीस देनी होगी। अगर आप SC ST से हैं या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, यानी कि जिसे इंक्लूसिव में पढ़ता है ना, आप स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तब आपकी पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक पेपर की फ़ीस 500 रुपये है, और अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं तब आपकी फ़ीस होगी 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये। इसके अलावा ये आप सिलेबस देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि CDP में कौन से टॉपिक आएंगे, आपका कितने मार्क्स के आएंगे, लैंग्वेज 1 कितने मार्क्स की आएगी, क्या टॉपिक आएंगे, लैंग्वेज 2 में क्या आएगा। ठीक है, पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। PDF मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैथ्स का कंटेंट हो गया, ठीक है, ये EVS का हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं EVS में 30 मार्क्स है, जिसमें 15 मार्क्स का क्या हो गया, कंटेंट आ गया सारा EVS से रिलेटेड, और 15 मार्क्स के क्या आ जाता है आपका पेडागोजिकल, यानी कि शिक्षण शास्त्र। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस आ गया है, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने PDF जो है अपलोड कर दी है, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। इसको आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ मेंबर्स ऐसे कहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये हिंदी में बता दीजिए। देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप BEd कर रहे हैं या DLEd कर रहे हैं, तो आप इतना तो नहीं होगा कि आप बेसिक से टॉपिक्स को ये ना समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है हिंदी में। यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ, टॉपिक के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, और इतना आपको बहुत ही मस्ट है, आपके लिए नेसेसरी है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर हम हिंदी मीडियम से तो हम इंग्लिश में कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे पढ़ने की। ये मेरी पर्सनली एडवाइस है कि आप इंग्लिश में भी चीज़ों को समझने की, करने की कोशिश करो। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई हिंदी में शेयर करो, हिंदी में शेयर करो। कंटेंट शेयर किया जाएगा हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक कोशिश करो कि जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो टॉपिक का नाम होता है, उनको आप इंग्लिश में भी याद करो। हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा सारी इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। होपफुली आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाए, और अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो वो मैं कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर दूँ। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमसे जुड़ पाएँ और उनको ये बेनिफिट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।